वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम एथिक्स का क्लास 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सिलेबस का टॉपिक है, उसका नाम है लेसन फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। आज का जो लेक्चर है उसका नाम है वैल्यूज। सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है वैल्यूज की, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मिल्टन रॉकिच, वैल्यूज आर इंड्योरिंग बिलीफ which are code of conduct, rules, regulation and standard of behavior which which are accepted by individually or by socially preferable. This is the definition of values. एक क्वेश्चन ये है कि वैल्यूज और बिलीफ के अंदर डिफरेंस क्या है। जो जो वैल्यू है वो इंड्योरिंग बिलीफ है, और बिलीफ है वो है इंटरनल फीलिंग, हमारे अंदर की फीलिंग को हम बिलीफ बोलते हैं। इंटरनल बिलीफ कैन बी चेंज इजीली, बट वैल्यू इजीली चेंज नहीं होती। जो बिलीफ होता है वो स्पेसिफिक होता है, जबकि वैल्यू जेनरिक होती है। और बिलीफ होता है वो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड इफेक्ट करता है, जबकि वैल्यूज नहीं करती है। और एक वैल्यू और एटीट्यूड के बीच भी डिफरेंस क्या होता है। एटीट्यूड मतलब कि डिसलाइक और लाइक और डिसलाइक ऑफ पर्सन टुवर्ड समथिंग इज known as attitude, but value is enduring belief or specific code of conduct of rules, regulations, standards of person or individually or socially. ये जो एटीट्यूड है वो स्पेसिफिक चीज के लिए होता है, जबकि वैल्यूज ज़्यादा चेंज नहीं होती है। एटीट्यूड मोर सिचुएशनल होता है। एटीट्यूड चेंज करने से बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि ऐसा वैल्यूज के ऊपर काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो अभी चीज़ ये है कि वैल्यूज की इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज। तो एक एग्जांपल ये है कि दुर्योधन ने कृष्णा को बताया था कि आई नो धर्मा बट आई एम नॉट इंस्पायर्ड टू परस्यू इट, एंड आई नो अधर्मा बट आई एम नॉट एबल टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का सेंटेंस भी है कि बी द मैन ऑफ values rather than uh, uh, try to try to become the man of values rather than try to become the man of success। ये एक वैल्यू का अच्छा कोट है। एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर वैल्यूज लैक करेंगी, यानी कि वैल्यूज नहीं होगी तो क्या होगा। तो इसके लिए 2016 में अलग से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डिस्कस द महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ 7 सिंस। तो इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन है। और एक 2017 में क्वेश्चन भी आया था कि क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यूज, क्राइसिस होगा अगर एथिकल वैल्यूज इन मॉडर्न टाइम इज ट्रेस टू नैरो परसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। यानी कि वैल्यूज में क्राइसिस होगा तो वो गुड परसेप्शन ऑफ लाइफ नहीं होगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 7 सिंस की मदद से। अगर लेक ऑफ वैल्यू होगा तो 7 सिंस को याद करना है महात्मा गांधी के, जिसमें 7 है, उसमें 2 2 2 के पैर 3 और लास्ट फोर्थ वाला ऐसे मैंने याद किया हुआ है। सबसे पहले है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, एक ये है। फिर है नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। एक पॉलिटिक और रिलीजन को साथ में याद रखते हैं कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। दूसरा है रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस। तो ये दो हो गए पॉलिटिक्स और रिलीजन वाले। फिर एक हो गया कि नॉलेज और साइंस वाला, कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर एंड साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। तो ये दो हो गए। एक है कॉमर्स और वेल्थ वाला, कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एंड वेल्थ विदाउट वर्क। और लास्ट जो ये दो दो के 3 पैर हो गए,
अभी लास्ट एक अकेला रहेगा, वो है प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस। तो ये 7 हो गए। ये है 7 सीन्स ऑफ महात्मा गांधी। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, और इसमें इसमें ऐसे में भी इसका बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन है। तो लैक ऑफ वैल्यू से इसके इसके ऊपर लिख सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का क्लासिफिकेशन, एक तो है इंडिविजुअल वैल्यूज यानी कि पर्सनल वैल्यूज, किसी पर्सन की पर्सनल वैल्यूज है जो खुद मानता है वो। फिर एक है यूनिवर्सल वैल्यू। यूनिवर्सल वैल्यूज यानी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यूज है, जैसे कि लव। फिर है ह्यूमन वैल्यूज, जो कि ह्यूमन ऑफ बेसिक ह्यूमन नेचर है, उसकी जो वैल्यूज होती है उसको ह्यूमन वैल्यू बोलते हैं। पर्सनल वैल्यू यूनिवर्सल वैल्यू हो सकती है, लेकिन पर्सनल और ह्यूमन वैल्यू में काफी ज्यादा इंटरकनेक्शन है, कि पर्सनल वैल्यू और ह्यूमन वैल्यू वो एक दूसरे पे ओवरलैप करती है। जैसे कि पर्सनल वैल्यू में ऐसा भी आता है कि किसी एनिमल या प्लांट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना, बट ह्यूमन वैल्यू में ऐसा नहीं आता है। ये एक थोड़ा डिफरेंस हो गया। फिर है रिलीजियस वैल्यू, जो रिलीजियन में माना जाता है। फिर है कल्चरल वैल्यू। फिर एक है मॉरल वैल्यूज। तो ये टाइप ऑफ वैल्यूज हो गए। अभी स्पिरिचुअल वैल्यूज भी एक है, नेशनल वैल्यू भी है, सोशल वैल्यू भी है, साइंटिफिक वैल्यूज भी है। एक क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था कि आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट होने के लिए 10 एसेंशियल वैल्यूज लिखनी है। तो इसमें सोहेल का भी हम इम्प्लीकेशन लगा सकते हैं कि सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड लीडरशिप। तो ये तो लेकिन बहुत कॉमन हो गया, तो इससे हटकर लिखने के लिए एक इनोवेशन लिख सकते हैं, क्रिएटिविटी लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन लिख सकते हैं। फिर कोऑपरेशन लिख सकते हैं, और रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। इनोवेशन तो बोला मैंने, इनोवेशन भी लिख सकते हैं। फिर इमर्जिंग रोल हमने डिस्कस किए थे कि उसमें एक था कि मार्जिनलाइज के लिए एडवोकेट करना, फैसिलिटेट, फिर फैसिलिटेटर फॉर टैक्स पेयर, और इनेबल टू ब्रिज बिटवीन एनजीओ एंड गवर्नमेंट। तो ये वैल्यूज होने चाहिए, इंटीग्रिटी तो होने ही चाहिए। फिर आता है कि वैल्यूज हो गया, तो वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए वैल्यू एजुकेशन का बहुत अच्छा रोल है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एजुकेशन, आप वैल्यू एजुकेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। तो एक कोट जो याद आता है स्वामी विवेकानंद का, कि आप हैंड और हेड को तो एजुकेट कर रहे हो, लेकिन वैल्यू एजुकेशन का मतलब है कि हैंड और हेड के साथ आप हार्ट को भी एजुकेशनलाइज कर रहे हो, उसको बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन के साथ वैल्यूज को भी इम्प्लीमेंट कराना, उसको बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू का सिंचन भी करना। तो ये हार्ट, माइंड और जो हैंड वाली डेफिनेशन बहुत अच्छी यहाँ पे कारगर होगी, उसको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है, कि वैल्यू एजुकेशन से इम्पोर्टेंस ये है कि उससे इनोवेशन मिलेगा, उससे इनर पीस मिलेगा, उससे जो 7 सिंस यानी कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर नहीं होगा, नॉलेज विद कैरेक्टर होगा, इम्पेथी, कंपैशन का एक फायदा होगा, मोरल वैल्यूज होगी तो वो रिस्पेक्ट करेगा, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की जगह पे पब्लिक सर्वेंट में डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। इसको डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे जो थिंकर्स है और बड़े ग्रेट लीडर्स है, उन्होंने उसके बारे में, वैल्यू एजुकेशन के बारे में काफ़ी कुछ बोला हुआ है। एक नेगेटिव वैल्यूज का भी एक पॉइंट ये है कि भगवत गीता का जो कोट है कि जो हमने पागल न्यूमोनिक बनाया था, उससे लिख सकते हैं कि प्राइड, एंगर, ग्रीड, हेटरेट, ईगो एंड लस्ट आर द गेटवे टू द हेल। ये कोट भी है। तो वैल्यू एजुकेशन पे ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे कि एक
इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज का जो चार्ट है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, कि अगर नॉलेज होगा लेकिन उसमें इंटीग्रिटी नहीं होगी, यानी कि नॉलेज होगा इंटीग्रिटी नहीं होगी, वो वर्स्ट कंडीशन होगी। फिर नॉलेज नहीं होगा लेकिन इंटीग्रिटी होगी तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको नॉलेज दे सकते हैं। नॉलेज और इंटीग्रिटी दोनों होगी तो वो बेस्ट कंडीशन है, और नॉलेज और इंटीग्रिटी दोनों नहीं होगी तो वो कोई काम का नहीं है आदमी। तो ये एक डायग्राम उस क्वेश्चन में बना सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन जब भी लिखने को आए तब एक थिंकर है शंकर दयाल शर्मा, जो को करिकुलर एक्टिविटी की बात करते हैं। फिर एक थिंकर है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वो बात करते हैं एक वाइटल डायनेमिक्स की। वाइटल डायनेमिक्स यानी कि जो वर्च्यू वर्च्यू थे, जो प्रूडेंस जस्टिस फोर्टिट्यूड और टेम्परेंस की, तो उस वो वाइटल डायनेमिक्स की बात करते हैं। फिर वो स्पिरिचुअल डायरेक्शन की बात करते हैं, और इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। ये तीन आर द प्रॉपर एम ऑफ एजुकेशन है। कौन कौन से? एक तो है स्पिरिचुअल डायरेक्शन, वाइटल डायनेमिक्स और इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी आर द एम ऑफ एजुकेशन। ऐसा सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि हमारे फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उन्होंने बताया था। जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सिटी के ऊपर इम्फेसिस रखा है कि यूनिवर्सिटी को वैल्यू एजुकेशन देना चाहिए। फिर जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने भी यही बताया कि फर्स्ट ड्यूटी ऑफ यूनिवर्सिटी should be to teach the wisdom rather than trade, and to uh, teach the character not the technique। यानी कि उनको विजडम सिखाना चाहिए रादर देन ट्रेड, एंड कैरेक्टर रादर देन टेक्निकलिटी। ऐसा विंस्टन चर्चिल ने बोला था, उनका भी एक यूज कर सकते हैं ये कोट। तो वैल्यू एजुकेशन में सबसे पहले जो शंकर दयाल शर्मा को करिकुलर एक्टिविटी जवाहरलाल नेहरू ने यूनिवर्सिटी पर इम्फेसाइज किया था, फिर विंस्टन चर्चिल ने भी यूनिवर्सिटी बोला था। फिर हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने तीन, इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, फिर वाइटल डायनेमिक्स और स्पिरिचुअल डायरेक्शन की बात की है। वैल्यू एजुकेशन में एथिकल वैल्यूज में जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो उन्होंने उनकी जो अ, ये शांति निकेतन स्कूल थी, उसमें भी वैल्यू एजुकेशन, मॉरल और स्पिरिचुअलिटी का काफी मेल देखने को मिलता है। जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी वैल्यू एजुकेशन को काफी वेटेज रखा गया है। अब वैल्यू एजुकेशन तो हो गया, लेकिन एक आदमी में जो जिसमें वैल्यूज नहीं है, तो उसमें वैल्यूज किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि किसी को इम्प्लीमेंट करानी है वैल्यूज, तो उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करें। इसलिए एक कोलबर्ग ने सिक्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिया है, मॉरल डेवलपमेंट थियरी दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि सिक्स स्टेजेस है डेवलपमेंट होने का, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि कोई चाइल्ड है, उसमें मॉरल डेवलपमेंट कराना है तो उसमें तीन स्टेज होता है। एक है प्री कन्वेंशनल स्टेज, एक है कन्वेंशनल स्टेज, और एक है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज में आप क्या करते हैं? उसमें आप पनिशमेंट और ओबीडियंस दिखाते हैं, यानी कि आप ये नहीं करोगे, बच्चे को ऐसा बोलते हैं कि अगर तू ये नहीं करेगा, यानी कि अपने बेड के ऊपर साफ सफाई नहीं रखेगा तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसे बच्चे को मॉरल वैल्यूज, क्लीननेस और टाइम टू टाइम काम करने के लिए एक पनिशमेंट दी जाती है, तो एक वो हो गया। फिर दूसरा है कि व्हाट लीड टू डन, यानी कि व्हाट फुलफिल द नीड्स ऑफ दैट चाइल्ड। तो उसको बोला जाता है कि अगर तू ये करेगा अच्छे से काम, यानी कि अगर तू खाना जो थाली में बाकी नहीं छोड़ेगा तो तुझे चॉकलेट मिलेगी। इस तरह उसकी जो नीड है चॉकलेट की, वो हम फुलफिल करते हैं मॉरल डेवलपमेंट के लिए। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में ये दो थे, फर्स्ट था पनिशमेंट, सेकंड था व्हाट फुलफिल द नीड्स।
तीसरा, अगर अभी चाइल्ड बड़ा हो गया यानी कि स्कूल जा रहा है तो वो कन्वेंशनल लेवल है। तो उसमें क्या होता है, जो सोशल यानी कि नॉट सोशल बट इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस होता है, यानी कि एक दूसरे विद्यार्थी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उनका मेलचाल होता है, तो इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेंस होता है। उसमें दूसरा है कि अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर ऑफ स्कूल। तो ये कन्वेंशनल लेवल लेवल में हो गया कि फर्स्ट हो गया इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस और सेकंड हो गया अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर। फिर थर्ड वाला है पोस्ट कन्वेंशनल, यानी कि स्कूल के बाद सब कुछ वो अभी घर लेके बैठ गया है, बड़ा हो गया है, तो उसमें मॉरल कैसे आ गया, तो उसमें होगा कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा कि लोग जैसे कि बीड़ी तंबाकू खाना सोशली उसको गलत माना जाता है, तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से अबाइड होगा। और थर्ड दूसरा होगा कॉन्साइंस लेवल पे, उसको अंदर से ऐसे लाइट होगा, स्पार्क होगा कि ये करना अच्छा नहीं है। तो ये हो गया कोलबर्ग का 6 स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। फर्स्ट स्टेज जो है वो प्री कन्वेंशन, फर्स्ट जो है उसको प्री कन्वेंशनल बोला जाता है, जिसमें दो स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज जो पनिशमेंट वाला है, सेकंड इज व्हाट फुलफिल द नीड। जो दूसरा है वो है कन्वेंशनल लेवल, जिसमें थर्ड जो स्टेप है उसको हम बोला जाता है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस। और फोर्थ स्टेप है जिसको हम बोलते हैं कि अबाइड बाय लॉ एंड ऑर्डर। एंड पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है उसमें भी फिफ्थ जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सिक्स्थ वाला है उसको कॉन्साइंस बोलते हैं। तो ये 6 स्टेजेस थे।